अस्सलाम वालेकुम। जजेस की कमेटी के लिए जो चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जो पार्लिमानी कमेटी है उसका इजलास एक तो हो चुका है, उसको मुलतवी किया गया 8:30 बजे तक, और 8:30 बजे हमारे प्रोग्राम के दौरान ही उम्मीद है कि शायद वो इजलास अगर शुरू हो जाए तो आज रात 12 बजे से पहले फैसला आ जाएगा कि किसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात किया जा रहा है। मेन प्रोग्राम का फोकस हम इसी के ऊपर रखेंगे, लेकिन मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला वो बड़ा ही एक अहम और कलीदी किरदार अदा करता है सारे इस पूरे अमल के अंदर, जिसकी बुनियाद रखी गई थी 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले एक ऐसे फ़ैसले में जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया गया। फिर उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि ये सियासी जमात ही नहीं है। फिर उनके जितने कैंडिडेट्स थे उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस फैसले की गलत इंटरप्रटेशन की गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और ये सारा कुछ होता रहा उस अरसे में। इलेक्शन कमीशन की इस्लाह करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ किया भी नहीं। फिर 13 रुकनी बेंच में से 8 की अक्सरियत ने कहा कि नहीं, ये सारी नशिस्तें PTI की हैं, मखसूस नशिस्तें इन्हीं को मिलनी चाहिए। उसके ऊपर जो इख्तलाफी नोट आते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब ने उसके ऊपर इख्तलाफी नोट जारी किया है, लेकिन उनका इख्तलाफी नोट 12 जुलाई के फैसले के ऊपर 12 जुलाई के उस फैसले से रिलेट करने से ज़्यादा जो 8 रुकनी अक्सरियती बेंच ने 2 एक्सप्लेनेटरी नोट जारी किए हैं उसके ऊपर, वो एक्सप्लेनेटरी नोट्स को भी डिस्कस कर रहा है। तो आजकल जजेस के जो इख्तलाफी नोट हैं वो एक दूसरे को जवाब देने के ज़्यादा काम आ रहे हैं, बजाय इसके कि वो फैसले से इख्तलाफात की हद तक अपने आप को महदूद रखें। लगता यह है कि एक जज को दूसरे जज को जवाब देने के लिए अपने फैसले के अंदर अपनी ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा अफसोसनाक पहलू लगता है, क्योंकि ये वो जजेस हैं जो पूरे पाकिस्तान की तकदीर का, लोगों की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करते हैं। पाकिस्तान का रुख क्या होना है, आइन दुरुस्त है कि गलत है, वो सारी चीज़ों का फ़ैसला यही जज करते हैं। तो अगर हाल ये है कि एक जज दूसरे जज के इख्तलाफी नोट में अपनी ऑब्जर्वेशंस पास कर रहा है कि किस तरीके से उसके फैसले को अंडरमाइन करना है, तो मुझे अजीब सी बात लगी है। और एक्सप्लेनेटरी नोट सितंबर में आया है, तो सितंबर का भी उन्होंने डिस्कस किया है 12 जुलाई के फैसले के हवाले से। काजी साहब कहते हैं कि फैसले में आइनी खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदेही मेरा फ़र्ज़ है। तवक्को है अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों पर गौर करेंगे। अक्सरियती जजेस ने फैसले में वजाहत के लिए अप्लाई करने को कहा। 13 रुकनी बेंच में 8 रुकनी ने खुद को लहदा से ही बना लिया। मजीद दरखास्तें दायर करने की गुंजाइश देने से लगा केस अभी ज़ेर इल्तवा है। बरादर जजेस यकीनी बनाएं कि पाकिस्तान का निज़ाम आइन के तहत चले। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त ततीलात के बाद मुकर्रर करने का कहा गया। कमेटी इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने नज़रसानी मुकर्रर न करने का मौक़िफ़ अपनाया। इसके अंदर अपनी एक्सप्लेनेशन के अंदर काजी साहब ने यह भी लिखा है कि हुकूमत का इरादा था कि जो आइंदा चीफ जस्टिस की मुद्दत है उसको 3 साल के लिए टर्म बेस्ड, टेन्योर बेस्ड कर दिया जाए। और उन्होंने 5 जो जज इसके अंदर आ सकते थे, 5 सीनियर मोस्ट बशमूल काजी साहब, उन्होंने तजवीज़ पेश की कि वो इस बेंच का हिस्सा ही ना बने। वो जो 13 रुकनी कोर्ट बनी थी कि वो उसका हिस्सा ही ना बने, लेकिन बाकी 2 सीनियर मोस्ट जजेस ने उससे इख्तलाफ किया। फिर एक पैरा नंबर 20 के अंदर जाके वो उस फैसले का भी हवाला करते हैं जहाँ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुई थी, केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। फिर उनसे पूछा गया खोसा साहब ने कि बताइए आइन की किस शिक के नीचे आपने ये फैसला किया। तो फिर उनको 6 माह आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि ठीक है, आपको 6 माह दे रहे हैं जिसके अंदर आप ये कानून साजी कर लें। काजी साहब ने अपने फैसले के अंदर जस्टिस मंसूर के तहरीर करदा उस फैसले का पूरा पैरा का हवाला भी दिया और उसके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशंस भी दी। आज प्रोग्राम में जो अपने शुरा है उसमें सुप्रीम कोर्ट की इस नई आइनी तरमीम के बाद कितनी इस्लाह होगी, कितनी बेहतरी आएगी, पाकिस्तान का निज़ाम कितना बेहतर होगा, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर जो PTI के कंसर्न्स हैं कि शायद मंसूर अली शाह साहब को हटा के या अफरीदी साहब को लगाने की हुकूमत की जो कोशिश है, उनको लगता है कि शायद उनके मफादात के ख़िलाफ़ हुकूमत कोई काम करने जा रही है, इसलिए वो कमेटी में बैठ नहीं रहे। उसका पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तान के दाखिली हालात के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। हमारे साथ आज प्रोग्राम में शुरा होंगे फजल चौधरी साहब PMLN से, नदीम अफजल चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और सेनेटर ओन अब्बास भप्पी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। तारिक फजल चौधरी साहब, पहले तो कमेटी का बता दें, 8:30 बजे इजलास हो रहा है उसका चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से। जी इंशाल्लाह जी, इससे पहले जो मीटिंग हुई है वो भी पार्लियामेंट बिल्डिंग में हुई है, और अभी दोबारा जो है अभी हम स्पीकर साहब के चैम्बर से ही आ रहे हैं, बल्कि थोड़ी देर पहले, और वहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता मेम्बरान जमा होना शुरू हो गए थे। और तहरीक इंसाफ का क्या अपडेट है, वो शामिल हो रहे हैं उसमें? देखिए उसमें कुछ रिजर्वेशन जो हैं वो बैरिस्टर गौर साहब की थी, और अभी जो हमारे कामरान मुर्तज़ा साहब हैं वो भी, और हमारे एक और सीनियर मेंबर वहाँ पे मौजूद थे, वो उन्हें ये दावत दे रहे थे कि आप आएँ और इस कमेटी का हिस्सा बने। और ये बड़ा खुशाइंद फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, चूँकि कल उनके एक मेंबर जो हैं बैरिस्टर उमैर नियाजी के साथ मैं एक प्रोग्राम में था,
ये कल रात को, तो वो कह रहे थे जी कि शायद हम इस कमेटी का हिस्सा ना बने, लेकिन फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरी एक ज़ाती राय है, पार्टी फैसला इसके बाद आना बैरिस्टर है। गौहर के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो आपने कहा? अब मैं उनकी तफसीलात से तो वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल शायद कोई तरीक़ाकार के हवाले से या उसमें तो मेरा ख्याल है अब कुछ गुंजाइश तो है नहीं, चूँकि देखें अमेंडमेंट के बाद 26वीं तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से एक वाज़ेह तरीक़ाकार जो है वो तय हो चुका है। असल में अब पीटीआई के उसमें एक हल्के आपने का ख्याल यह है कि उनकी पार्लिमानी कमेटी में उनकी नुमाइंदगी ज़्यादा बनती है, क्योंकि मखसूस नशिस्तों के ऊपर अभी इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है, इसलिए उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चलें, ये अगर बात है तो दूसरी तरफ भी आपको टाइम कंस्ट्रेंट है ना, आपने जो फैसला है ये जल्द अज जल्द करना है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब की रिटायरमेंट जो है वो करीब है और उसके बीच में जो स्पैन रह गया है, विद इन दिस स्पैन ये सारी कार्रवाई आज होनी 12 है। बजे तक ही करना है ना, इसके बाद तो लास्ट वो मैंडेटरी पीरियड शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली। नदीम अफजल चंद साहब, इस फैसले के ऊपर 25 अक्टूबर के ऊपर इतना जोर था कि 25 अक्टूबर गुजर गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पाकिस्तान में लोगों को रोटी मिलना बंद हो जाएगी। अब 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम तो आ गई, अब क्या होगा? कल से हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। देखिए जी जी मलिक साहब, अगर इस मुल्क का आप मसाइल की लिस्ट बनाएं ना जी, कि मुल्क के कौन कौन से मेन मसाइल हैं, तो निज़ाम अदल एक बड़ा मेन मसला है, और सिविल जजेस से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन जितने जज आजकल सुप्रीम कोर्ट में मेजॉरिटी हाई कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, बदकिस्मती से किसी ने भी कोई रिफॉर्म्स इस लेवल पे नहीं की कि लोगों को आम नज़र आए कि फ़लाँ चीफ जस्टिस ने बड़ी रिफॉर्म्स की हैं और वो लोगों को ऐसा इंसाफ नीचे मिलना शुरू हो गया है। चंद साहब, इस वक्त तो रिफॉर्म से ज़्यादा मैच ये था कि काजी साहब को चीफ जस्टिस रखना है आईनी अदालत का, नीचे मंसूर अली शाह साहब को कैसे आगे पीछे करना है या किसको लगाना है? मैं आपके सवाल की तरफ ही आ रहा हूँ। अब देखें जी, निज़ाम अदल को छेड़ना पीपल पार्टी का तो पहले दिन से मैनिफेस्टो में है, हर दौर में, कि हमने जुडिशल रिफॉर्म्स करनी है, जुडिशल रिफॉर्म्स करनी है। उसमें सबसे मेन मसला बनाया गया कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हवाले से फिर बिलावल साहब ने लीड ली, फिर उसमें इवन जाके फिर बेंच पे जाके कंप्रोमाइज, गिव एंड टेक ही होता है सियासत में। कोई आप एक पॉइंट पे खड़े नहीं रह सकते, वो अटदरबी होती है। पार्लियामेंट जमहूरियत में फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी ज़रूरी है, और हमने कोशिश की मौलाना फजल रहमान को, पीटीआई को, नून लीग की हुकूमत में बाकी इत्तेहादियों को साथ लेके तो हो गया। अब अगर आप कहेंगे जी कोई पर्सन स्पेसिफिक एजेंडा था, तो सच्ची बात है हमारी जो पार्टी के अंदर थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई उस पर हमें तो ना मंसूर अली शाह पे कोई इख्तलाफ था, ना कोई किसी और पे, ना कोई पर्सन स्पेसिफिक एजेंडा था। जिस तरह मौलाना ने कहा कि अपोजिशन को अगर कोई एजेंडा पर्सन किसी को इख्तलाफ है तो या नून लीग या पीटीआई, क्योंकि जुडिशरी के बेनिफिशियरी हिस्टोरिकली ये रहे, हम तो कभी बेनिफिशियरी रहे नहीं, हमने कभी ये मखाने खाए ही नहीं जुडिशरी के। पीपल्स पार्टी आज तक बेनिफिशियरी नहीं रही, पीपल्स पार्टी विक्टिम रही है, हमेशा इनका शिकार रही है। इफ्तिखार चौधरी क्या तो आपको बहुत इफ्तिखार चौधरी शिकार, साकब निसार, नसीम हसन शाह, भुट्टो साहब की फांसी से शुरू हो जाए ना, बीबी की असम्बलियां डिजॉल्व हुई, बीबी को किस तरह निकाला गया, बीबी के केसेस, हम एक लंबी लिस्ट है। अभी वाला सवाल फिर अधूरा रह गया। नहीं, हिस्ट्री लोगों को बताना जरूरी है। वो तो सही है, वो तो नहीं, लोगों को बताना जरूरी है, क्योंकि एक इंप्रेशन ये बनाया जा रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी ने तो इसको पीपल पार्टी का कोई कयूम नहीं था, लेकिन जिस तरीके से पीपल पार्टी का कोई साकब निसार आज तक नहीं बना। लेकिन इफ्तिखार चौधरी आप देखें ना, जो इफ्तिखार हमने जुडिशरी की रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी की, मैंने खुद डंडे खाए, मारे खाई, और इवन मेरी फैमिली ने बड़ा कुछ भुगता है, उसको सिर्फ नोटिस दिया था। एक चौधरी की बेनिफिशियरी सिर्फ नून लीग थी, बाकी सब ने उसको भुगता पूरे पाकिस्तान। नहीं, बड़े बड़े बेनिफिशियरी रहे, बड़े बड़े वकला रहे हैं जो अरबपति बन गए, उनके सिर्फ नून लीग नहीं। 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और याहिया अफरीदी साहब। तीनों बड़े काबिल हैं। मैं उनका आज पढ़ रहा था, कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं, पता नहीं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, एच ई सोनियन है, बड़े काबिल जजेस हैं। तो मसला क्या है उसमें? हम फेवरेट्स क्यों ढूंढ रहे हैं? अब कमेटी में है मामला, मैं इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट्स नहीं कर सकता क्योंकि इस वक्त सेशन जारी है। तो अगर आपके प्रोग्राम में मैं बैठ के कमेंट्स करूं तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। ज़ाती तौर पर आपको मंसूर अली शाह साहब से तो कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं? मुझे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। मैं मंसूर अली शाह साहब अच्छे इंसान हैं सारे, मैं उनको जानता हूँ, बाकियों को मैं जानता नहीं हूँ। मंसूर अली शाह अच्छे आदमी। अच्छा, आपकी जमात उनको वोट करेगी? मुझे कोई पता नहीं, सच्ची बात है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कोई पता नहीं। कोई पार्टी के अंदर, कमेटी के अंदर क्या माहौल बनता है, ये अब कमेटी मेंबरान पे डिपेंड करता है कि उनके सामने क्या क्या चीज़ें आई हैं। अब ये पहला टेस्ट केस भी है,
अगर किसी को इख्तलाफ भी करना है तो सॉलिड रीजन देनी पड़ेगी। सैयद नवीद कमर का भी इम्तहान होगा, अंदर जाके क्या बोलते हैं। नहीं, सॉलिड रीजन देनी पड़ेगी, मेरी गुजारिश सॉलिड रीजन देनी पड़ेगी जी। चंद साहब जो और सियासत के ऊपर बहुत बड़ा इम्तिहान, मेरे भाई जो तारीख बता रहे हैं उसकी तफसीलात में जाएंगे तो काफ़ी लंबी एक कहानी है, हर जमात की अपनी अपनी एक कहानी है और वड्डी साड़ी कहानी नहीं है। ताज़ा तरीन शिकार अदलिया का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रहे हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब रहे हैं, इसमें कुछ शक यूसुफ रज़ा गिलानी मैंने कहा ताज़ा तरीन ये कह रहे हैं ना, ये बेनिफिशियरी रहे हैं। उसके बाद नवाज शरीफ साहब तकरीरें करते थे, कुर्सी से उतरो, घर जाओ, लंबी एक फहरिस्त। ये इंसानों की बस्ती है, जानवरों की बस्ती नहीं है, कुर्सी से उतरो, घर जाओ। दूसरी बात ये है, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे विक्टिम्स हैं ना, हम खुद रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को देखें आपके कैसे झूठे मुकदमे में साल डेढ़ बतौर प्राइम मिनिस्टर घर भेज दिया। बात ये है कि बड़ी सिंपल सी एक बात है, इसमें कोई वो नहीं है फेवरेटिज्म और कोई शख्सियत प्रस्ती नहीं है, चूँकि इदारे रेलिवेंट होते हैं, अफराद रेलिवेंट नहीं होते। अफराद ने चले जाना होता है, इदारों ने रहना होता है। हमारे मसला क्या है, सिर्फ एक नुक्ते पे बात करूँगा कि यहाँ कोई ये नहीं देखता जो पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है कि बात क्या हो रही है, वो नहीं देखेंगे, कंटेंट नहीं देखेंगे, ये देखेंगे कि बात कौन कर रहा है। और अगर ये बंदा बात कर रहा है, मालिक साहब कर रहे हैं, तो मैंने इनकी बात सुननी ही नहीं है, चाहे ये जितना मर्जी हक की बात करें, मैंने नहीं मानना। ये ट्रेंड ठीक नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये जी कि हमने जस्ट वन लाइनर, हमने जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था 2006 में, वहाँ पार्लिमान के इख्तियार को दोबारा जजेस की तकर्री के हवाले से उसके करीब तर ले गए हैं, यानी पार्लिमान के तकद्दुस में इजाफा हुआ है जिसमें पीटीआई भी बैठती है। 18वीं तरमीम में आपको ये करना पसंद नहीं था, वहाँ पीछे हमने किया था। 18वीं तरमीम के बाद एक रिट दाखिल हुई थी और वो इख्तियार हमसे जबरदस्ती छीन लिया गया था। नहीं आप था 18वीं तरमीम छीन के देने वालों में शामिल थे। 19वीं इफ्तिखार चौधरी ने छीना था। नहीं बप्पी साहब जो चीफ जस्टिस के हवाले से मामला इस वक्त बड़ा ही अहम है। चीफ जस्टिस को कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए, जिसकी भी तैनाती हो। आपकी पार्टी ने अंदर बैठना पसंद नहीं किया, आप इस सारे मरहले में मौलाना फजलुर रहमान के ज़रिए मुशावरत में शामिल रहे, हुकूमत से खुसूसी इजाज़त लेकर इमरान खान से मिलने गए, फिर पार्लिमानी कमेटी में अपने नाम भी दिए, और अब जब बैठ के फैसला करने की घड़ी आई है तो आप बाहर बैठे हैं। ये क्या बात हुई? पहले तो मीर साहब, मलिक साहब, मैं थोड़ा सा ना क्लैरिफाई कर दूं, ये जो अभी तारिक फजल साहब ने कहा है ना कि इसके विक्टिम नवाज शरीफ और गिलानी साहब थे, उसके आखिरी विक्टिम हम थे। आपको शायद याद हो कि जब पिछले साल इसी इलेक्शन से पहले जब काजी फाइज़ी साहब ने हमारी पार्टी का निशान खींचने का फैसला किया था, ये हमारी विक्टिमाइजेशन थी कि दुनिया में, मतलब किसी जगह ऐसा नहीं होता कि जब जनरल इलेक्शन होने जा रहे हो, एक किसी भी मुल्क की जमहूरियत की तकदीर का फैसला हो, उस वक्त किसी भी जो सबसे बड़ी जमात हो उसका आप निशान खींच लें ताकि लोगों को समझ लग सके कि वोट किसको टर्न करना है। तो हम इसके सबसे बड़े विक्टिम थे इस जुडिशरी के। और भी लातादाद फैसले होंगे पिछले 1.5-2 साल में जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजेस ने किए, लेकिन लेट्स नॉट गो इन डिटेल्स। बाकी दूसरी बात ये जो आपने फरमाया, हम पहले दिन से इस प्रोसेस में ऑब्वियसली इसलिए नहीं थे कि किसी तौर पर हम कोई कंसेंसस डॉक्यूमेंट की तरफ जा रहे थे। हमारा उस वक्त तो मौलाना को मनाने का कॉन्सेप्ट था कि जी आप इस तरफ मत जाए। आपको याद है नंबर गेम जो पूरी रिलेट कर रही थी वो इस तरफ जा रही थी कि मौलाना वाज द मैजिक नंबर। अगर मौलाना साहब 8 नंबर अपने 8 MNAs और 5 सेनेटर्स को ब्लॉक कर देते तो गवर्नमेंट ये जो एक गैर आईनी किस्म की तरमीम लाने की कोशिश उस वक्त कर रही थी, उस वक्त मौलाना वाज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो हम तो उनको कन्विंस कर रहे थे कि आप मत जाए, और उस प्रोसेस में हम उनको जाके कन्विंस करते रहे। मौलाना साहब था कि जी आप जाके एक दफ़ा खान साहब से बात कर लें। ऑब्वियसली खान साहब से बात भी, उसका अरेंजमेंट भी उन्होंने किया, और लिटरली फिर आके हमने बता दिया कि हम इस तरमीम का किसी तौर पे भी हिस्सा नहीं बनेंगे। अब तरमीम होगी जैसे तैसे, पूरी दुनिया ने देखा तरमीम इटसेल्फ वो एक खतरनाक काम था, उसकी एग्जीक्यूशन उससे ज़्यादा भौंडी थी। हो गई एग्जीक्यूशन, बंदे उठाए, MNAs गायब किए, हमारे सेनेटर्स गायब किए, हो गई। बप्पी साहब आप हर अमल में शामिल हुए। हुकूमत ने पार्लिमानी कमेटी बनाई थी सैयद खुर्शीद शाह के नीचे, आपकी जमात उसके अंदर भी गई, आपकी जमात मौलाना फजलुर रहमान के जरिए भी डिस्कशन में शामिल रही, आपकी जमात ने सेनेट में 4 वोट डाले, आपकी जमात ने कौमी असम्बली में 12 वोट डाले। आपने इस पूरे प्रोसेस को लिजिटमाइज किया अपनी प्रेजेंस से, अपने वोटों से। अब आप जब फाइनल है, फाइनल आउटकम है, सारा कुछ हो चुका है, अब आपको अचानक ख्याल है कि नहीं हमें इसमें शामिल नहीं होना। आप इसका हिस्सा रहे हैं पूरे प्रोसेस का, अब आप ये एक्सक्यूजेज मत दें कि हम नहीं थे। यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रोसेस। पार्लिमानी जो कमेटी बनाई गई थी मलिक साहब, वो बनाई इसलिए गई थी जब हमारे 10 MNAs को असेंबली से अबडक्ट किया गया था।
आपको याद हो, रात को 11 बार। ये जो कमेटी थी इनिशियली उसके लिए बनाई गई थी, ऑब्वियसली हम उसका प्रोसेस थे, बाद में अचानक फिर आगे इसका जो SOPs थे, ये TORs बढ़ते गए और उसमें तरमीम का चक्कर भी आ गया। हम शुरू से, हमें तो कभी, आप कहते हैं ना प्रोसेस का हिस्सा थे, क्या हमारी तरफ से आपने कभी सुना कि इस डॉक्यूमेंट हमारे पास कोई आया हो, हमने किसी एक के ऊपर कोई एतराज किया हो? हम तो पूरे ओवरऑल इस डॉक्यूमेंट के ही खिलाफ थे, क्योंकि हमें ये पता था ये पर्सन स्पेसिफिक ही है। ये जवाबात आपके दुरुस्त नहीं है ट्रायल के बैरिस्टर गौहर थोड़ी सी और सलमान अकरम राजा वो इन ड्राफ्ट्स के ऊपर इतराज़ात भी करते रहे, और मौलाना फजलुर रहमान से, कामरान मुर्तज़ा साहब से आप पूछ सकते हैं, इन लोगों ने जो रिफाइन किया डॉक्यूमेंट, अब ये पहले वाले डॉक्यूमेंट की वो शक्ल नहीं है जहाँ 56 तरह अभी 22 तरह, और उसमें आप लोगों ने रोल अदा किया, आपने और मौलाना फजलुर रहमान ने। मैं अर्ज करूं, जब मौलाना साहब से हमारी मुलाकात होती थी तो वो पूछते थे कि आपको इस तरमीम पे इशू क्या है, तो हम अपने इश्यूज बताते कि जी हमें मिलिट्री ट्रायल के ऊपर, सिविलियंस की मिलिट्री ट्रायल पे एतराज है, हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की जो पूरी जो तरीकाकार है इस पे एतराज है, हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर पे एतराज है। तो हम अपने इश्यूज को हाईलाइट करते रहे और वो अपने हिसाब से उसको देखते गए कि भाई आखिर हमसे पूछना था ना भाई तुम एतराज क्यों करें, हम एतराज करते गए। अल्टीमेटली इसका ये मकसद ही था कि कुछ चीजों पर हमें एतराज है और बाकी पे अग्री कर रहे हैं। हम तो बेसिकली मौलाना कन्विंस करें कि मौलाना साहब ये डॉक्यूमेंट किसी भी तौर के ऊपर इस जमहूरियत के लिए, इस अदलिया की आजादी के लिए डजंट रियली मेक्स एनी सेंस। आप इससे बाहर निकलते रहे, लेकिन उनको एंगेज करने का मकसद था कि मौलाना साहब आप इससे बाहर निकल आए। अल्टीमेटली अगर मौलाना उस साहब बाहर निकल आते तो ये चीज ना हो सकती, लेकिन वेरी फ्रैंकली अगर मौलाना निकल भी आते तो नंबर्स पूरा करने के उनका जो प्लान बी था वो भी मुकम्मल था। अल्टीमेटली मौलाना ने भी देख लिया था कि जब उनके 2 अपने सेनेटर्स आगे पीछे हो गए, उनके 3 जो MNAs थे उन्होंने कहीं पे कुछ कहना शुरू कर दिया कि जी हम तो जाएंगे, तो मौलाना खुद भी तजब्जुब का शिकार है। लेकिन हमारा मेन मकसद was to engage with मौलाना के सर आप इस प्रोसेस से बाहर निकल, हम प्रोसेस क्या ये आईनी तरमीम होने से पाकिस्तान के सारे मसाइल का हल निकल आएगा? देखें जी, इंशाल्लाह मसाइल का हल तो अल्टीमेटली इदारों की रिफॉर्म्स करने से निकलेगा। इदारों की रिफॉर्म्स करनी चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए। रिफॉर्म्स ये कोई काफ़ी नहीं है, और रिफॉर्म्स भी होनी चाहिए, और रिफॉर्म्स करने से इदारे ही बनेंगे तो जमहूरियत भी मजबूत होगी, अच्छी गवर्नेंस भी आएगी। और मैं सेनेटर ओन बप्पी साहब बड़े काबिल एहतराम है, मैं समझता हूँ उनको क्रेडिट लेना चाहिए। अगर खौफनाक कोई तरमीमें आ जाती जो इनका मौलाना साहब के ज़रिए, फिर बिलावल साहब के ज़रिए, जो मौलाना बिलावल साहब को साथ डिस्कशन होती थी उसमें PTI का इनपुट शामिल था। दूसरा, खुर्शीद शाह साहब की कमेटी में आखिरी टाइम तक कंसेंसस एक शिक पे हुआ। फिर उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हम जेल से अपने बानी PTI से हम NOC लेंगे और फिर हम आपको, लेकिन एक शिक पे इनपुट दी और देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए, ये उनका राइट है। मैं समझता हूं अभी इनकी कोशिशों से इनको क्रेडिट ले। बिलावल साहब ने क्यों शुक्रिया अदा किया इनका शुक्रिया अदा इसलिए किया, कोई उसमें गाली नहीं है जो सोशल मीडिया के खौफ से या किसी और के खौफ से कि जी अच्छी चीजें, कई ऐसी गलत चीजें होनी थी या जो समझी थी PTI की ये बहुत गलत होनी है, सिविल सोसाइटी समझती थी। आर्टिकल 8 को छेड़ा जा रहा था, मिलिट्री कोर्ट तो फिर उस पर बड़ी डिबेट हुई है, बड़ी डिस्कशन हुई है, और उस पर मैं समझता हूँ PTI को शुक्रिया अदा करना चाहिए, मौलाना साहब का और बिलावल साहब का। और इन्होंने इन्वाइट मौलाना साहब का तो किया, चलो बिलावल साहब का नहीं, बिलावल साहब ने इनका भी शुक्रिया अदा किया, फ्लोर ऑफ द हाउस भी। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई गाली नहीं है कि आपने हिस्सा लिया या आपको, ठीक है बाकी उनकी मर्जी, वो अपना इख्तलाफ करें ना, उसको ओन ना करें, लेकिन इस सिस्टम का ऐसा अपोजिशन होती है, उसके पास अक्सरियत नहीं होती। कहें जी हमारे पास अक्सरियत नहीं थी, लेकिन ये कहना कि हमसे पार्लियामान, लोग वोट क्यों देते हैं पार्लियामान को, लोग वोट अपने नुमाइंदे को क्यों भेजते हैं? नुमाइंदे का और काम क्या होता है? दुरुस्त है, कानून साजी बेसिक काम है नुमाइंदे का, बुनियादी काम हमारा यही है, और क्या काम है? कौमी असम्बली और सेनेट में तो काम ही है। असलम गौरी साहब JUI फजल रहमान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब डिस्कशन होती थी और जिसके नतीजे में ये डॉक्यूमेंट हमारे सामने ये 26वीं आईनी तरमीम वाला आया है, तो शिक बाय शिक उनसे कॉन्सेंट ली गई थी कि ये चीज़ें उनके लिए काबिल कबूल हैं? बिल्कुल ली गई थी, बिल्कुल एक एक चीज़। बल्कि ये जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जगह पे जो हमने बेंच लाए हैं, ये उन्हीं की तजवीज़ पे लाए हम लोग। और ये जो मौलाना फजल रहमान साहब ने तो पहले ही ये खुद पार्लियामेंट में अंदर खड़े होकर ऐलान किया था ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए, तो ये PTI की वजह से किया हमने। और ये जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से एक पार्लिमानी कमेटी बैठ के फैसला करेगी कि कौन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, इसमें भी तहरीक इंसाफ की कॉन्सेंट शामिल थी? नहीं, इस पे इनको एतराज था, इसके ऊपर ये PTI क्या चाहती थी? इस पे PTI चाहिए थी वो सेनेटरी बेस पे चलता रहे सिलसिला। और आपका JUI का क्या मौकफ था?
जेयूआई का मौका था तो हमने वोट दिया जी। आपका मौकफ था तो वोट दिया। तो फिर तो इसका मतलब है कि ठीक है, ज़्यादातर इश्यूज के ऊपर इन्हें इतराज़ नहीं था। लाइक वो आप जो रिबा के ख़त्म करने वाली शिकें लाए हैं सूद के खात्मे के लिए, मेरे ख्याल में उसमें तमाम जमातों ने आपको सपोर्ट किया होगा कि आगे चले लें। जो जुडिशल कमीशन का तस्वर है वो भी लेस कंट्रोवर्शियल था, ज़्यादातर लोगों का उसके भी ऊपर इतफाक होगा। जुडिशल कमीशन के ऊपर पीटीआई राजी थी कि ठीक है ये जुडिशल कमीशन पे नहीं, पीटीआई राजनीति थी ना, ये बस पीटीआई चाह रही थी जो मौजूदा सिस्टम उसी के तहत चलता रहे। जुडिशल कमीशन पे भी राजी नहीं थी और चीफ जस्टिस की तैनाती के तरीकाकार पे भी राजी नहीं थी। जी हाँ जी, ये दो चीजों पर राजी नहीं थी, बाकी तकरीबन सब पे राजी थी। सही है। और अब ये देखिए ना जी हमने तो 56 में से आपको देखे ना 25 या 26 रहेगी, सारी के सारे हमने रिमूव करवा दिए जी, और इनके मशवरे से होता रहा सारा कुछ ना। और हमने सबको कंसेंसस से देखिए, हमने और बिलावल साहब ने फैसला किया था कि हम अपनी जिससे पहला मसला हमने मुस्तरद कर दिया, तो उस वक्त बिलावल साहब की रिक्वेस्ट पे हमने ये फैसला किया था कि हम अपना मसला बनाएंगे। एक चीज बता दें, आज गौरी साहब, आज आपकी जमात किसको वोट करेगी? कामरान मुर्तजा साहब चीफ जस्टिस के लिए किसको वोट कर रहे हैं, या अफरीदी साहब को या मंसूर साहब को? ये तो मैं कबल वक्त नहीं कह सकता, कुछ भी है तो कॉन्फिडेंशियल है। ब्रेकिंग न्यूज तो आप हमें दे नहीं रहे, ब्रेकिंग न्यूज तो बताते जाए। लेकिन ये मैं एक बात ये बता दूं आपको कि इस पे जो हमारा मसला था ना, पीपल्स पार्टी और हमने पहले फाइनल किया, इसके बाद जाती उमरा में यही नवाज शरीफ साहब के और शहबाज शरीफ साहब के हवाले किया, यही हमने पीटीआई के हवाले भी यहाँ किया। सबको हमने ऑन बोर्ड रखा हुआ था और कंसेंसस से हुआ। एक या दो पॉइंट ऐसे थे जिससे पीटीआई नाराज थी और दूसरा पीटीआई इस पे भी नाराज थी कि उनके चेयरमैन जो है पार्टी के, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उनकी लाइटें बंद की जा रही है, उन पर तशद्दुद हो रहा है, उनको रिलैक्स नहीं दिया जा रहा। इस तरह की चीजों पे उनको ज्यादा इख्तलाफ था और ऐसा रहे थे कि इससे वोट ना करें। लेकिन ये दो चीजें मैंने जो कही, इन पर भी उनको एतराज था, तकरीबन बाकी सब चीजों पे वो हमारे साथ थे। असलम गौरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें। तारिक फजल चौधरी साहब, आपकी पोजीशन तगड़ी हो जाएगी, आप मजबूत हो जाएंगे। मैं सोचता हूँ कि अगर आप सीनियरिटी का प्रिंसिपल बाईपास करते हुए, ये एक मेरे जहन में बार बार सवाल आता है। एक तो भी इसमें सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ये चैलेंज होगा क्योंकि आइनी बेंचेस में आपने वो जुडिशल कमीशन का रोल रख दिया जिसमें आपके सियासी लोगों का किरदार आ जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, वो एक कंट्रोवर्सी है। दो सीनियर जज वहाँ बैठे होंगे जिनको आपने बाईपास करके अगर तीसरे को जज लगाया, मैं ये सवाल है आपके लिए, तो आप कितना कंफर्टेबल फील करेंगे? देखिए, अभी तो इस बात का कोई फैसला हुआ नहीं है और मैं बिल्कुल आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि पार्टी के अंदर भी मैंने इस तरह की कोई डिस्कशन नहीं देखी कि किसी ऑनरेबल जस्टिस साहब को बाईपास किया जाए। ऐसी कोई डिस्कशन भी मैंने नहीं सुनी पार्टी के अंदर भी। और कमेटी ज़ाहिर है उसकी इंटरनल और इन कैमरा मीटिंग है, तो उसके भी कंटेंट जो हैं वो भी मख्फी हैं। लेकिन अगर ये बात इस वक्त आइन का हिस्सा है तो जिस तरह आर्मी चीफ़ की जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें बाज़ों का दो नहीं, तीन तीन चार चार सीनियर तरीन जनरल्स को बाईपास करके 5वें नंबर पे के जो जनरल होते हैं उन्हें आर्मी चीफ़ लगा दिया जाता है। वहाँ 5 तक गुंजाइश है, यहाँ पे आइन में 3 तक की गुंजाइश है। लेकिन मौजूदा चीफ के लगाते हुए नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा असूली मौक़िफ़, उन्होंने कहा था सीनियरिटी का प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए। सारी आपकी पार्टी एक तरफ थी, मनाने के लिए शहबाज शरीफ गए थे कि नहीं एक्सटेंशन दे दो, अभी जाने ना दो बाजवा साहब को। उन्होंने नहीं सीनियरिटी का आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यानी मेरी पार्टी की मालूमात मेरे से ज़्यादा आप तक हैं, तो ये मेरी पार्टी की मालूमात मेरे तक रहने दें कि अंदर क्या डिस्कशन हुई और आर्मी चीफ। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि जो तकर्री हुई है बेहतरीन अंदाज से आगे सीनियरिटी का प्रिंसिपल ही था ना। नहीं, सीनियरिटी का प्रिंसिपल ज़रूर अप्लाई किया गया है, लेकिन वहाँ पे आप सीनियरिटी को बाईपास कर सकते हैं। मैंने प्रोबेबिलिटी की बात की है, आपने भी एक प्रोबेबिलिटी का सवाल वो प्रोबेबिलिटी आपके सामने लिहाजा अब चूंकि अगर आइन में गुंजाइश है तो मेरा ख्याल है कि तीनों काबिल एहतराम जजेस में से कोई एक भी हो सकते हैं। ब्रेक ले लें, आपसे नाम कौन सा है, ब्रेक ले लेंगे हमारे साथ। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कह रहे हैं। बप्पी साहब, 5 लोग आपके वोट डालने वालों में शामिल थे, 5 लोग आपके रिजर्व में बैठे हुए थे। अगर जरूरत पड़ जाती तो वो 5 भी आके वोट डाल देते। तो आपकी पार्टी के अंदर डिसिप्लिन नाम की चीज़ कोई नहीं है। और मैंने तो जिन लोगों से बातें सुनी है वो तो खुलेआम दावा कर रहे हैं कि कैश वसूल किया गया। तो ये तो एक शर्म की बात है। एक तो है ना, दबाव उठा लिया, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने ज़ोर ज़बरदस्ती बंदे उठा के ले गए, वो एक हिस्सा था। तो लेकिन अगर पैसे साथ वसूल किए हैं तो वो तो शर्म वाली बात है। अच्छा मलिक साहब, आई थिंक ये बहुत अर्ली है, कबल इस वक्त है किसी को जज करना, किसी के साथ क्या हालात होंगे। पार्टी ने आज फैसला किया है कि जितने ये लोग हैं 9-10 तकरीबन 11 करीब हैं, 2 सेनेटर्स हैं, 9 MNAs हैं,
उनको उन्होंने शो कॉज नोटिस इशू कर देना है, उसके बाद वो अपना जवाब देंगे। आई थिंक क्लैरिटी का किस किस को शो कॉज नोटिस दे रहे हैं, क्योंकि आपके ये साउथ पंजाब से भी बंदे टूटे हैं ना, जैन कुरैशी का भी नाम आ रहा है, तो जैन कुरैशी को भी शो कॉज दे रहे हैं? सबको दिया जा रहा है जी, ताकि वो अपनी पोजीशन एक्सप्लेन कर सके ना। तो हर बंदे देखिए किसी ना किसी कोई मौका तो जरूर होगा, मौके शो कॉज तो रूटीन में दिया जाता है ताकि अपना जवाब दिया जा सके। मे बी किसी के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो, कोई ऐसी बात हो विच मेक सेंस। लेकिन जिन लोगों ने वोट कर दिया है, जो 5 लोग हैं, ऑब्वियसली उनकी तो कोई सेंस नहीं, वो तो सारी दुनिया ने देखा। लेकिन जो लोग वहाँ पे रिजर्व के तौर पर थे या जिनके बारे इंफॉर्मेशन थी कि शायद असेंबली में आए हुए हैं और इन केस अगर नून लीग के बंदे शॉर्ट होते तो उनको पेश कर दिया जाएगा, उसके लिए ऑब्वियसली केस टू केस पे देखा जाएगा कि उनका क्या तरीकाकार है, क्या उनके मामला थे, कहाँ थे, पार्टी से 1 हफ्ते से टच क्यों नहीं थे, अगर किसी के पास थे तो उसके क्या मुज़म्मरात है, तो वो केस टू केस में देखा जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली शो कॉज नोटिस इन तमाम MNAs और सेनेटर्स को इशू किया जाएगा और फिर बाद में पार्टी खुद फैसला करेगी। आई एम श्योर खान साहब उसके ऊपर फैसला कर लेंगे। लेकिन जो 5 लोग जिन्होंने वोट कर दिया है उसके लिए अब तादीबी कार्रवाई है, उसके लिए ऑब्वियसली किसी प्रोपोल की जरूरत नहीं है जी। 10 आपके MNAs हैं और 2 आपके सेनेटर्स हैं, और एक खबर कल ये भी थी कि शायद अगर इन लोगों को आप लोग शो कॉज करेंगे तो ये कोई फॉरवर्ड ब्लॉग बना लेंगे, तो ये आपकी पार्टी के मामला कोई मुझे लगता है काबू में नहीं है फिलहाल। अच्छा देखिए मलिक साहब, कल क्या होता है ये तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अल्टीमेटली ऑब्वियसली जो कुछ परसों हुआ उसमें 2 एंगल्स हैं। एक तो एंगल आप देख रहे हैं कि जी हमारे लोग टूट गए और उधर चले गए, 5 ने वोट कर दिया, 4 या 5 रिजर्व में बैठे थे, 2 सेनेटर रिजर्व में थे। ऑन द अदर साइड जो कुछ उस साइड पे हो रहा था उसकी भी थोड़ा सा डिस्कशन करते थे। कासिम रोजू साहब फॉर एग्जाम्पल तशरीफ ले आए, अब वो डायलिसिस पे। आज अगर आप उनकी कहानी सुने तो जिस तरीके से उन्होंने बात सुनाई है, मतलब अब वो बुजुर्ग शख्स है, उससे रिजाइन कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने कहा जी कि कासिम रोजू साहब ने बड़ा पैसा लिया होगा, मैं पूछ रहा था कि जिस उम्र में वो हैं और जिस मेडिकल कंडीशन में है, डायलिसिस के ऊपर बड़ा लाइफ स्पैन बहुत थोड़ा रह जाता है। अगर वो ट्रांसप्लांट ना कराए, 6 महीने साल, अल्लाह उनकी लंबी हयाती करे, तो क्या इस कंडीशन में कोई झूठ बोलेगा कि 6 दिन उसको कहाँ रखा गया, उसके साथ क्या क्या किया गया, और फिर व्हील चेयर पर उसको वोट के लाएगा? अगर अब कोई कहते हैं जी कासिम रोजू साहब ने 50 करोड़ लेके इस हालत में आके वोट दिया, उस 50 करोड़ को वो क्या करेगा? सो मैं आई थिंक आई वोंट जज हिम कि उसका जो हुआ, आज उन्होंने फिर सेनेट भी छोड़ दिया। ये तो ना कि चलो जी पैसे लिए मैं सेनेट भी रख लेता हूँ, ये एक अलग चीज थी। लेकिन जिस शख्स कासिम साहब ने कहा कि उनको कोई ताकतवर लोग ले गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका डायलिसिस 2 दफा करवाने के लिए वो लेके गए। जोरावर या ताकतवर, जो भी उन्होंने लफ्ज़ बोला होगा, जोरावर बोला होगा। साथ उन्होंने ये भी कहा कि डायलिसिस करवाने भी उनको 2 दफ़ा ले गए थे। लेकिन आपके जो लोग रिजर्व में बैठे हुए थे उनको कोई मजबूरी नहीं थी, उन्हीं के ऊपर मेरे ज़्यादा खदशात हैं। उनके मुतल्लक यहाँ जो इस्लामाबाद में अफवाहें हैं वो पैसों की हैं साथ, तो ये पार्टी के लिए अच्छा साइन नहीं है। ये पार्टी के लिए वो साइन है जिससे पार्टियाँ ख़राब होती हैं। अच्छा मलिक साहब, 2 साल से जो कुछ यहाँ हालात चल रहे हैं ना, यकीन जानिए कोई आसान नहीं किसी भी शख्स के लिए। सो मैं कहता हूँ ना कि हम किसी को जज करें कि कोई पैसे की वजह से गया या किसी के रिश्तेदार या किसी फैमिली की अबडक्शन की वजह से गया, ये तो वक्त आने पर बताएगा जब वो शख्स वापस आएगा। इस वक्त अगर ये जज किया जाए कि जी हर बंदा पैसे वजह, आई थिंक दैट विल बी थोड़ा सा अनफेयर। सो जब पार्टी शो कॉज नोटिस इशू करेगी, वो अपना जवाब देगा, तो ऑब्वियसली तब फिर उसका एक मीडिया ट्रायल भी लोगों का चल रहा है। मैं नहीं समझ सकता कि इस हालात में कोई भी ज़ेई शऊर शख्स खान साहब को आम हालात में सिर्फ पैसे के लिए छोड़ दे। 50 करोड़, 1 अरब, 10 अरब पैसा, इट्स जस्ट अ पेपर, पैसा मैटर नहीं करता। हाँ ये अगर किसी ने मतलब कोई इस हालात में ना देख, फिजिकली इस ब्रूट किस्म की, ब्रूटल किस्म की, वो कहते हैं कन्फेशन किसी को करा लिया जाए, अब इस पे क्या कहा जा सकता है? सो आई थिंक वी शुड वेट फॉर द टाइम और अदर लोगों को हम उनकी जो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ये जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर दौर चल रहा है, आप दोनों जमातों ने 1 से ज़्यादा दफ़ा इसको भुगत लिया। एक वक्त वो भी आया था कि आप शायद 18-19 सीटों पर रह गए थे, एक दफ़ा PMLN वाले 16-17 सीटों पर रह गए थे, लेकिन आप लोगों ने री मर्ज किया। जो बंदा पार्टी के साथ जुड़ा रहता है उसकी इज्जत वकार भी बाकी रहती है और वो वापस भी आ जाता है। अभी जो कुछ हुआ, एटलीस्ट आप लोगों की हुकूमत के होते हुए इनकी एबडक्शन वाली शिकायत जो थी वो काबिल कबूल नहीं थी। लेकिन जी ये जो है ना, किसी का घर तोड़ना, किसी के बीवी उठा ली, बच्चा उठा लिया, ये तो शिकायत ही काबिल कबूल नहीं है। ये तो मैं समझता हूँ इसको तो कोई अप्रिशिएट नहीं। लेकिन नवाज शरीफ और जरदारी साहब के होते हुए ये हो, मैं कहता हूँ जी ये पीपल पार्टी के साथ भी हुआ, नून लीग के साथ भी हुआ, पीपल पार्टी के साथ तो बहुत लंबा अरसा हुआ और बड़ी देर 10-11 साल जरदारी साहब को जेल में डाला और फिर बड़े कारकुन बेचारों को फांसी भी लटका, बड़े गायब है, आज तक मिसिंग है, मिले भी नहीं, ज्यादा और के और बहुत सारे बेचारे जला वतन जो वापस पाकिस्तान भी नहीं आ सके और कई दियारे गैर में कसम पुरसी की हालत में मर भी गए। तो ये एक लंबी दास्तान है। एक सियासत को इतना फूलों की सेज नहीं है। लेकिन अब आप दोनों पार्टियां बैठे हो, लेकिन मैं कहता हूँ जो आप बात कर रहे हैं मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ। मैं कहता हूँ हमें सीखना चाहिए इस चीज।
और इस इक़्तिदार ये राजनीति के खेल में मैं समझता हूँ जमहूरियत या के लिए हमें रूल ऑफ लॉ की तरफ ज़रूर जाना पड़ेगा। और ज़्यादती किसी के साथ भी हो, नदीम भाई मैं तो नहीं अप्रिशिएट करता, मैं तो कहता हूँ अदल होना चाहिए थी, अदल उसका दामन नहीं छोड़ना चाहिए। खा नून लीग हो, खा PTI हो, पीपल पार्टी हो, कोई भी जमात हो, हम बड़े मुश्किल हालात से ऑलरेडी गुजर रहे हैं। इस मुल्क को एक मुस्तहकम होने की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, और पोलिटिकल स्टेबिलिटी से आएगी। और पोलिटिकल स्टेबिलिटी जो है रवादारी से आएगी, मसावात से आएगी, अदल से आएगी। अगर अदल नहीं होगा तो यकीनन कोई रोता रहेगा, कोई हंसता रहेगा। ये जो आपने रवादारी की बात की है ना, अभी एक वो इमरान खान की 2 बहनें हैं, दोनों जेल में हैं इस वक्त। मेरा ख्याल है कि उन्होंने कोई बंदा नहीं मारा, कि उनको अभी तक जेल में और की डेट डलती जा रही है। उसकी अहलिया है जिसकी ज़मानत हो सकती है, नहीं हुई है। मुझे याद है कि मैं मरियम के केस में, जब इसको जेल में डाला गया था, शहबाज शरीफ की बेटियों को नैब का नोटिस हुआ था, उसके केस में मैंने इमरान खान को उस वक्त वज़ीर आज़म था तो बोला ये काम ना करो, बातें हम सारे दूसरों की बेटियों की इज्जत बरकरार आपने भी रखो। की होगी, मैंने भी की होगी, तारक फजल चौधरी ने भी की होगी। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी थी ना, PTI को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए था। पॉलिटिक्स में अपॉर्चुनिटी अवेल करनी पड़ती है, और अपॉर्चुनिटी क्राइसिस जो आता है ना, उससे अपॉर्चुनिटी जन्म भी लेती है। जितने क्राइसिस आए हैं, आप पॉलिटिकल डायलॉग नहीं करेंगे तो आप अगले सियासतदान को कैसे मजबूत करेंगे, तो सियासत मजबूत होगी और आप उससे फायदा उठाएंगे। सर उसकी जो अगर आप सियासतदान को, मेरा बदले मुकाबला है डॉक्टर तारक फजल मेरा मुखालिफ है, मैं अगर डॉक्टर तारक फजल को हर वक्त गाली देता रहूंगा, इसको कमजोर करूंगा, तो मैं समझूं कि मैं भी कमजोर हो रहा हूं। ये गलतफहमी में मुझे नहीं रहना चाहिए कि मेरा मुखालिफ कमजोर हो रहा है। सियासत की इज्जत होगी तो मेरे मुखालिफ की भी इज्जत यकीनन पहले होगी, मेरी भी होगी। लेकिन ये इमरान खान की सियासी कमजोरी है। हम इसी प्रोग्राम में थे बैठे हुए। इमरान खान साहब के अलावा मैं तो उनके साथ रहा हूं ना। ये जो हमारे PTI के भाई हैं, आउन साहब सेकंड करेंगे मुझे, मेजॉरिटी लोग इस पे बात ही नहीं करते, कुछ डरते होते हैं, कुछ बोल जाते हैं। इमरान और जो के नीचे पोलिटिकल उसकी माइंड पार्टी के, के मैं लोग तो ये बात हैरान हूं नहीं जो करते। हल्कों से इलेक्शन लड़के आते हैं, जो पोलिटिकल लोग हैं, उनको पता है कि हम प्राइवेट महफलों में रवादारी किस तरह होती है हमारी। लेकिन जब सियासत, कैमरा, सोशल मीडिया के डर से पार्टी के, ये तो नहीं, अवाम ने लीड करना होता है। आप अल्टीमेटली अगर सियासतदान मजबूत नहीं होगा, सियासत मजबूत नहीं होगी, PTI को रिलीफ ही नहीं मिलेगा। इमरान खान का रिलीफ सबसे तब बड़ा मिलेगा ब्लंडर जब था सियासत जब मजबूत आप इलेक्शंस के करेंगे। बाद आप इसी प्रोग्राम में बैठे थे और मैं आपसे इस्तदा कर रहा था कि आप इमरान को इंगेज करें, और आपने कहा कि हम कमेटी बना के इमरान से मिलने जाएंगे, और इमरान खान ने बात करने से इनकार कर दिया। ये बहरहाल ये उसकी खामियां हैं जिसके नतीजे में वो अभी तक जेल में है। तारिक फजल साहब, उसकी बहनों वाला सवाल था, वो अधूरा रह गया। आप लोग हुकूमत में हैं, मेरे ख्याल में यहाँ इतनी रवादारी का इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल दुरुस्त किया था, ये दुरुस्त नहीं है काम। बिल्कुल मैं ऐसे आपकी बात को तायद करूँगा, इसकी सपोर्ट करूँगा, और मैं ये भी कहूँगा कि गो कि हमने बिल्कुल इससे ज़्यादा भुगता है। वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की 2 दफ़ा गिरफ़्तारी, 1 दफ़ा अपने बाप के सामने गिरफ़्तारी, दीगर हमारी ख़वातीन बहुत सारी ऐसी वर्कर्स हैं जिन्हें अरेस्ट भी किया गया, मियां नवाज शरीफ साहब को, शहबाज साहब को, उनकी बेटियों को नोटिस भेजे गए, ये सारा कुछ हुआ है। लेकिन मैं इसकी तायद नहीं करूँगा कि आप बिला किसी जवाज़ के या बग़ैर किसी उज़र के आप किसी को गिरफ़्तार रखें, या ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की या उनकी बहनों के हवाले से बहनों को छोड़ना चाहिए। उनकी जो भी अहलिया की ज़मानत उसकी हो सकती है, उसका ऐसा केस मेरा नहीं ख्याल है है वो भी जाएगी। बहनों के कि खिलाफ मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना वो मजबूत केस है। खवातीन के मामले में ना वो वहाँ उस हद तक नहीं जाना चाहिए जितने आप अपने सियासी मुखालिफ के खिलाफ जाते हैं। और उनको जो आप ये कहें कि रियायत मर्दों को हासिल होती है, उससे ज़्यादा रियायत उनके साथ बरतनी चाहिए। तो फिर बरतन आप लोगों की तो हुकूमत में नहीं, उसका जो प्रोसेस है वो तो उन्होंने फॉलो करना है ना। मेरा मतलब है कि आप वो जमानत वगैरह या जो भी है वो उन्हें अप्लाई करनी पड़ेगी, और इंशाल्लाह ताला हम पूरा फैसिलिटेट करेंगे। केसेस भी आपने बुक किए हुए हैं, आप ना वो ऐसे केसेस बनाएं जो खवातीन का मामला है उस पर हाथ हौला रख लें तो गुंजाइश पैदा हो जाती है। बात ये होती है कि ये जिस तरह का एक मॉब, और मॉब भी एक अटैक करने वाला कल्चर, और अभी आपने अली मीन गंडापुर साहब की जो गुफ्तगू है वो आपने सुनाई है कि हम पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे, हम इस्लामाबाद में फिर चढ़ाई करेंगे। भाई आप कोई क्या पाकिस्तान के अली मीन गंडापुर साहब का कमाल ये है कि उनका वर्कर जो है आर होता है और अली मीन गंडापुर बाहर होता है। चढ़ाई औरतों को भाई यही है। नहीं मैं अर्ज कर रहा हूँ चंद साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि बात कर रहे हैं, मेरे भाई बड़े तगड़े हैं, आप हुकूमत में हैं, तगड़े हो थोड़े, कुछ नहीं होता। तो आप अपोजिशन में? नहीं हम तो हुकूमत में तो नहीं है ना, आप एग्जेक्टिव पावर है आपके पास। प्राइम मिनिस्टर इनके है, प्राइम मिनिस्टर इनके नहीं, मैं तो कैबिनेट में अगर होता या आपकी तरह हुकूमत असेंबली में जरूर कहता, अपने प्राइम मिनिस्टर को भी कहता, जोर से कहता। क्या कहा आपने सुना नहीं? औरतों को बिल्कुल मैंने कहा है कि आप जो फॉर्मेलिटीज हैं आप वो पूरी करें। क्या फॉर्मेलिटीज है?
यार वकील तो खड़ा करना पड़ता है ना, वो तो मैं नहीं कर सकता। फॉर्मेलिटी नंबर टंगन दे चक्कर पे आए हो, कोई नंबर नहीं, असूल की बात करें। असूल की क्या बात है? नहीं, बगैर उनके वकील पेश किए जमानत हो जाएगी। आज मैं तो भाई मरियम के केस उसके वकील करते रहे ना, कौन लड़ता रहा है मुझे बताएं। मारा गया तो हमने क्या सीखा? आपने भुट्टो साहब के केस के 50 साल बाद भी तो आपने वकील ही पेश किए। मैं कह रहा हूँ कि आप वकील पेश करें, आप अपना अदालत में जमानत अप्लाई करें, डॉक्टर साहब हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। ये एक्सक्यूजेज हैं डॉक्टर साहब, कोई एक्सक्यूजेज नहीं है। आप लोगों को सियासी सोच ही होनी मालिक चाहिए कि साहब, हमने हम अगर खवातीन किसी और बच्चों केस के ऊपर की ये काम सिफारिश नहीं करें करना। ना, मेरी यार सुने, किसी केस की पुलिस को सिफारिश करें ना, मैं अपने हल्के की बात आपको बता रहा हूँ, और पुलिस सपोर्ट करने पे तैयार हो, वो यही कहती है कि आप वकील पेश करें, हम इसकी जमानत करा देंगे। आप गाड़ी की सुपुर्दारी अप्लाई करें, हम जमानत करा देंगे। आप अपना वकील तो पेश करें। इसके ऊपर क्यों हमने बहुत ज्यादा लंबी बहस कर ली? कितने दिनों से तारीखें पड़ रही हैं उसके केस की? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे जाती तौर बपी पे साहब, नहीं पता, क्लोजिंग हम इसको बिल्कुल फैसिलिटेट सियासी करेंगे। रवादारी, ये ताली दोनों हाथों से बजती है, आपकी तरफ से भी बजनी चाहिए। बपी साहब, मालिक साहब एक बार करूँ, आज इनके पास मौका है अपनी सियासी और जो एथिकल नॉर्म्स है ना, उसको इस वक्त एग्जीक्यूट करने का। कल के वक्त गुजर जाएगा, क्योंकि देखिए खान साहब की जो, अब जैसे मलिक साहब तारिफ चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि जी वकील, अब बुशरा बीबी की आज पेशी थी, आज फिर 25 डाल दी। अलीमा आपा की, उर्जमा आपी की आज पेशी थी, वो फिर 25 से 26 डाल दी। अब इस वक्त बुशरा आपा पे कोई केस नहीं किसी किस्म का। मकसद सिर्फ ये कि खान साहब को प्रेशराइज करना। अलीमा खान और उस्मा खान साहब पे कोई किसी किस्म के ऐसे डी चौक पे परले नुक्कर में खड़े वो सिर्फ एहतजाज रिकॉर्डिंग, उनको अरेस्ट करके दहशतगर्दी और पेशी पे। मेरा पॉइंट ये है, कहीं ना कहीं आपको आके एक लकीर लगानी पड़ेगी, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इनमें इंशाल्लाह इनमें भी शायद ऐसी वजहदारी आए। वक्त तो तब्दील हो जाना, आज ये हुकूमत में हम अपोजिशन में, कल हम हुकूमत में, ये अपोजिशन में होंगे। आज ऐसी एक वो एग्जाम्पल सेट करके जाए, कल को हमें भी शर्म आए। देखिए इंसान जब हुकूमत में बैठा होता है ना, तो उस वक्त इंसान की सोच बपी साहब, कुछ चीजें डॉक्टर तारिफ फजल चौधरी, सुल्तान साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।